स्टूडेंट्स, साइकोलॉजी की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हमारे 12 पॉइंट्स हो चुके थे। अब आपका 13 पॉइंट है कि मानसिक स्वास्थ्य। स्टूडेंट्स, मानसिक स्वास्थ्य वो योग्यता होती है जिससे हम जीवन की कठिन से कठिन परिस्थिति में अपने आप का समायोजन स्थापित कर पाते हैं कि हमारे जीवन में किसी प्रकार की समस्या आती है, अगर हमारा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है तो हम उसके साथ अच्छी प्रकार से समायोजन कर पाते हैं। मानसिक स्वास्थ्य जो होता है संतुलित व्यक्तित्व का आधार होता है, क्योंकि मनोविज्ञान की सहायता से विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य को समझा जा सकता है। यानी कि एक मनोविज्ञान के टीचर्स को अगर इस बात की योग्यता होगी, इस बात का पता होगा कि मानसिक स्वास्थ्य भी बच्चे पर बहुत अधिक प्रभाव डालता है, तो उसको इसका ज्ञान होना ज़रूरी है। इसे समझकर अध्यापक उनकी चिंता क्या है, उनका तनाव क्या है, किस बात के कारण मन में द्वंद्व है, इन चीज़ों को समझकर अपने शिक्षण कार्यक्रम को निर्धारित कर सकता है। यानी कुल मिलाकर मानसिक स्वास्थ्य जो होता है उसके बारे में एक शिक्षा मनोविज्ञान के टीचर्स को बहुत ज़रूरी ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि इसके ज्ञान के सहायता से ही वह बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य कैसा है उसको समझ सकता है, उनकी चिंताएं किस प्रकार की है, तनाव किस प्रकार का, उनके मन में द्वंद्व क्यों चल रहा है, तो इनका जब कारण पता करेगा तो उनको दूर करके भी वह अच्छी प्रकार की शिक्षा, अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा उसको दे सकता है। फिर आपका समूह व्यवहार। मनोविज्ञान द्वारा समूह व्यवहार का अध्ययन करना संभव हो पाया है। देखो, समूह के व्यवहार का अध्ययन करना शिक्षा मनोविज्ञान से पहले संभव नहीं था, लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा हम समूह के व्यवहार का भी अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि अंततः अधिगम में सहायक सिद्ध होता है। इसकी सहायता से अध्यापक को समूह के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। वह यह भी जान सकता है कि समूह किस प्रकार का है, कैसा व्यवहार कर रहा है, समूह में रहकर विद्यार्थियों में कौन कौन से परिवर्तन हो रहे हैं, और समूह व्यवहार का अध्ययन मनोविज्ञान की ही देन है। इसके परिणाम स्वरूप शिक्षण अधिगम की रूपरेखा को भी हम तैयार कर सकते हैं। यानी देखो स्टूडेंट्स, मनोविज्ञान के द्वारा ही यह बात संभव हो पाई है कि भी एक पूरे बड़े समूह का हम अध्ययन कर सकते हैं कि किस प्रकार का कार्य इस समूह के अंदर हो रहा है और क्यों हो रहा है, किस किस प्रकार के व्यक्तियों ने इसमें भाग लिया हुआ है, समूह कैसे कार्य कर रहा, कैसे वार कर रहा है, कौन कौन से विद्यार्थी में परिवर्तन हो रहे हैं। ये सारी बातें मनोविज्ञान की हेल्प से समूह व्यवहार में अध्ययन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका अनुशासन। देखो स्टूडेंट्स, विद्यार्थी जीवन के अंदर अनुशासन का अपना ही महत्व होता है, क्योंकि अनुशासन और मनोविज्ञान में बहुत अधिक गहरा संबंध है। मनोविज्ञान को अनुशासन से अलग नहीं कर सकते। मनोवैज्ञानिक तरीकों से हम अनुशासनहीनता पर कड़ा नियंत्रण पा सकते हैं। स्कूल में अनुशासन बनाए रखा जा सकता है। पहले डंडे का प्रयोग होता था, क्योंकि देखो प्राचीन काल में अनुशासन जो उसी को कहते थे डंडा परेड को, डंडा परेड की हेल्प से अनुशासन रखा जाता था। लेकिन अब मनोवैज्ञानिक तरीकों से ही अनुशासन को बनाया जा सकता है। डांट के स्थान पर प्यार, समझा बुझा कर, यानी कि बच्चे को समझाना बुझाना है। अब इस मनोवैज्ञानिक तरीकों से डंडे का प्रयोग नहीं करना है। मनोवैज्ञानिक जो आत्म अनुशासन होता है उसका अधिक समर्थक होते हैं। अध्यापक विद्यार्थियों की आवश्यकताएं, उनकी रुचियों, उनकी प्रेरणा को ध्यान में रखकर ही शिक्षण कार्य को संपन्न करता है। इससे अनुशासनहीनता पर बहुत हद तक नियंत्रण पाया जा सकता है। देखो स्टूडेंट्स, विद्यार्थी जीवन के अंदर मनोविज्ञान में अनुशासन का बहुत अधिक महत्व है। मनोवैज्ञानिक तरीकों से अनुशासनहीनता पर नियंत्रण पा सकते हैं। स्कूल में अनुशासन अच्छे प्रकार से बनाया जा सकता है। डंडे का प्रयोग अब नहीं किया जाता। डंडे के प्रयोग की जगह अब प्यार और बच्चे को बड़ी चीज़ समझा बुझा कर ही काम लिया जाता है, लेकिन पहले डंडे के प्रयोग पर अनुशासन बनाया जाता था। अध्यापक विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को, उनकी रुचियों को, बच्चा विपरीत है कि नहीं, ये सारी बातें भी अब वह अनुशासन के द्वारा जान सकता है स्टूडेंट्स। फिर है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। मनोविज्ञानी व्यक्ति में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास में बहुत हद तक सहायक सिद्ध हुआ है, क्योंकि इसके ज्ञान से अध्यापक कक्षा में पाठ्य वस्तु को क्रमबद्ध और सुनियोजित ढंग से प्रस्तुत करता है। जैसे हम किसी चीज़ को बच्चे के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, तो ऐसे ही नहीं, उसको एक क्रम में लगाकर एक अच्छे प्रकार से सुनियोजित ढंग से बच्चे के सामने प्रस्तुत करेंगे। वह विद्यार्थियों की आवश्यकता रुचियों के अनुसार होगा कि भी हम किस तरह के बच्चे हैं, हमारे क्या क्या उनकी आवश्यकताएं है, उसके अनुसार हम बच्चे के सामने उस पाठ्यक्रम को
प्रस्तुत करेंगे। इससे विद्यार्थी पाठ्य वस्तु का आसानी से ग्रहण भी कर सकता है और जो उनकी समस्याएं हैं उन समस्या स्थिति को पैदा करके अपनी समस्या दूर भी कर सकता है। इस प्रकार विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित किया जाता है। स्टूडेंट्स देखो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब है कि किसी भी समस्या जो किसी भी समय किसी भी स्टूडेंट्स पर आ सकती है उसको हल ऐसे डंडे के बल पर प्रयोग ना करके एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वैज्ञानिक दृष्टिकोण के तरीके का प्रयोग करके उसको एक क्रमबद्ध तरीके से सुनियोजित ढंग से करके उसको दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आपका बुद्धि का स्तर। देखो, बुद्धि के स्तर के अकॉर्डिंग मनोवैज्ञानिक तरीकों से विद्यार्थियों के बुद्धि के स्तर का कि मनोवैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग करके हम किसी भी बच्चे के बुद्धि का पता लगाया जा सकता है कि उसका स्तर कैसा है, उसका IQ लेवल कैसा है। इस स्तर पर उसको ज्ञान प्राप्त करके अध्यापक अपनी शिक्षण विधियों को निर्धारित कर सकता है। जिस प्रकार बच्चे का IQ लेवल होगा उसी के अकॉर्डिंग हमने शिक्षण विधियों को वहाँ पर प्रयोग करना है। शिक्षण विधि निर्धारण के पश्चात पाठ्य सामग्री का चयन भी एक क्रमबद्ध तरीके से हो जाता है। उच्च बुद्धि स्तर वाले विद्यार्थियों के लिए अध्यापक अपनी शिक्षण विधियों में परिवर्तन भी ला सकता है, क्योंकि हर एक प्रकार के बच्चे के लिए सेम विधि का प्रयोग नहीं कर सकते। अगर बच्चा उच्च हाई IQ लेवल का है तो उसके लिए अलग विधि का प्रयोग करना पड़ेगा, और अगर बच्चा मंदबुद्धि है, समस्यात्मक बालक है, तो उसके लिए हमें अलग विधि का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक प्रकार का जो IQ लेवल है उसके लिए हम सेम विधि का प्रयोग करके शिक्षण सामग्री प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार निम्न बुद्धि स्तर के जो विद्यार्थी होते हैं उनके लिए हमें अलग अलग शिक्षण विधियों का प्रयोग करना पड़ेगा। विद्यार्थियों के सीखने की विधियों में बुद्धि के स्तर पर निर्भर करती है स्टूडेंट्स, यानी कि इस पूरे 17 पैरा के अंदर आपने ये बात समझनी है कि बुद्धि का स्तर जो होता है हर एक विद्यार्थी का अलग अलग होता है, और हमने सभी बच्चों को एक ही प्रकार की विधि के द्वारा शिक्षण नहीं करवा सकते। बुद्धि के स्तर के अकॉर्डिंग ही उनको हम शिक्षा देंगे, तभी वो अच्छी प्रकार से सीख पाएंगे, लॉन्ग टर्म तक याद कर पाएंगे स्टूडेंट्स। जैसा जिसका IQ लेवल होगा उसी प्रकार की विधि का प्रयोग करके हम उनको शिक्षण कार्य करवा कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका स्टूडेंट्स निर्देशन व परामर्श। देखो, विद्यार्थी अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं का समाधान अगर समय पर नहीं किया जाता तो शिक्षण और अधिगम पर किसी न किसी रूप से गहरा प्रभाव पड़ता है। निर्देशन और परामर्श विधियों की सहायता से इन विद्यार्थियों की समस्याओं को समय पर दूर किया जा सकता है। इसके लिए मनोविज्ञान की पृष्ठभूमि का होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विद्यार्थी को शैक्षिक और व्यवसायिक निर्देशन की ज़रूरत ज़्यादा होती है। विद्यार्थी के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें किसी बच्चे को निर्देशन देना है, परामर्श देना है, तो हमें उसकी पर्सनैलिटी के हर एक पहलू के बारे में पता होना चाहिए, तभी हम उसको सही निर्देशन परामर्श दे सकते हैं। इसके लिए विद्यार्थी के व्यक्तित्व का मूल्यांकन बहुत आवश्यक होता है। इस दृष्टि से मनोवैज्ञानिक शिक्षण और अधिगम में आपस में बहुत गहरा संबंध है स्टूडेंट्स। देखो, निर्देशन और परामर्श का मतलब है विद्यार्थी अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करते हैं। ये समस्याएं समय समय पर पैदा होती हैं, तो इसलिए निर्देशन और परामर्श की हेल्प से हम जो समस्याएं बच्चे के सामने आती है उसका सही समय पर निवारण कर सकते हैं, जिससे बच्चा समाज में समायोजन कर पाता है और अपनी समस्या का समय पर निदान कर सकता है। और यह जो हम निर्देशन परामर्श देना है वो हर एक बच्चे को एक जैसा नहीं दे सकते हैं। जिस प्रकार की बच्चे की समस्या होगी, जहाँ पैदा होगी, उस बच्चे का पर्सनैलिटी का ज्ञान करके तभी हम उसको अच्छी प्रकार से उस समस्या का निवारण कर सकते हैं स्टूडेंट्स। फिर आपकी व्यावसायिक बुद्धि। आज के इस गतिशील युग में परिवर्तनों की श्रृंखला जारी, यानी कि परिवर्तन जो होते हैं बुद्धि के स्तर के अकॉर्डिंग, विकास के स्तर के अकॉर्डिंग अपने आप गतिशील होते रहते हैं। इन परिवर्तनों के साथ साथ कदम मिलाना बहुत ज़रूरी है, यानी कि समय के अनुसार चलना मनुष्य का बहुत ज़रूरी है। अध्यापन क्षेत्र में भी परिवर्तन आते ही रहते हैं, जिसका प्रभाव अधिगम प्रक्रिया पर बहुत गहरा पड़ता है। अध्यापक की व्यवसायिक वृद्धि करना भी बहुत ज़रूरी हो चुका है। इस दृष्टि से शिक्षण और अधिगम को मनोविज्ञान पर बहुत अधिक गहरा प्रभाव छोड़ता है। इससे विद्यार्थियों के प्रति एक विशेष दृष्टिकोण विकसित होना चाहिए। देखो स्टूडेंट्स, इस पैरे के अंदर ये कह रखी है कि आज के इस मनोवैज्ञानिक तरीकों के
गतिशील युग के अंदर एक बच्चे को व्यावसायिक शिक्षा भी देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर बच्चा ऐसे शिक्षा प्राप्त करता रहे और किसी व्यवसाय में शिक्षा काम ही न है तो फिर शिक्षा का क्या महत्व हो जाता है, क्या उसका दृष्टिकोण होगा। अगर हम बच्चे को व्यवसाय से जुड़ी हुई समस्या को दूर कर सकते हैं, उसकी सुगमताओं को समाधान कर सकते हैं, एक अच्छी प्रकार की व्यवसायिक शिक्षा उसको दे सकते हैं, तो भविष्य के लिए वह अपनी सारी समस्याओं को दूर कर पाएगा और उसके व्यवसाय में वृद्धि होगी, जिससे वह अपनी एक अच्छी लाइफ बिता पाएगा स्टूडेंट से। यानी कि आज के इस गतिशील युग में, इस वैज्ञानिक युग में हमें बच्चे को एक व्यावसायिक शिक्षा देनी चाहिए, जिससे वह भविष्य में अपने पैरों पर खड़ा हो सके और अपनी सारी समस्याओं का समाधान तुरंत कर सके। थैंक यू स्टूडेंट्स। बाकी पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे स्टूडेंट्स।